हेलो गाइस, आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन की थर्ड क्लास करेंगे। अच्छा, बीच में मैंने तुम्हें समरी पढ़ाई थी, है ना, समरी ऑफ होल अकाउंट्स और शार्क टैंक एनालिसिस किया था। उसमें क्या क्या चीज़ें पूछती है, नेट मार्जिन, नेट ग्रॉस मार्जिन, तो वो मैंने तुम्हें इस वजह से पढ़ाया। वो भी क्लास वैसे इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना, एक बारी गो थ्रू कर लेना। टीवी सीरियल्स देखते हो ना, आराम से बैठ के उसको एक बारी एनालाइज करना और देखना कि तुम्हारी ना ऐसे प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी बढ़ेगी अकाउंट्स की और तुम्हें इंटरेस्ट आएगा। शार्क टैंक से रिलेटेड और करंट अफेयर से, रिलायंस वगैरह, मैं हर चीज़ बताऊंगा क्लास में। आज हम लेकिन हम दोबारा से टॉपिक पे आते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। अच्छा, अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने तुम्हें बताया था क्या था, शॉर्ट वर्जन ऑफ बैलेंस शीट। अच्छा, बैलेंस शीट क्या होती है, जिसमें एसेट साइड टी फॉर्म में बनी होती है, टी शेप होता है। यहाँ पे सारी लाइबिलिटी लिखते हैं, मेनली कैपिटल, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, और यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखी है मैंने, तो बस ये लिखते हैं और ये टोटल साइड हो जाती है बराबर। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन एक छोटा सा वर्जन दिखाया है तुम्हें किसका, बैलेंस शीट का। क्योंकि तुम्हें इतने डिटेल में पढ़ाएंगे तो तुम तो कह दोगे बहुत मुश्किल है, तो एक छोटा छोटा करके तुम्हें पढ़ा रहे हैं मैंने, लेकिन तुम्हें डिटेल से स्टार्ट किया कि अकाउंट्स है क्या, फिर वापस आ रहा हूँ। तो इस वजह से पुरानी क्लासेस जरूर देखना। तो इसमें एसेट इजिकल टू लाइबिलिटी साइड होती है। देखो, इसमें इसका टोटल और इसका टोटल मैच होता है, और लाइबिलिटी को ना दो पार्ट्स में काट दिया गया। एक कैपिटल, कैपिटल होता है इंटरनल लाइबिलिटी, किसकी, ओनर ने जो पैसा बिजनेस में लगाया होता है। ठीक है, ओनर ने जो पैसा बिजनेस में लगाया होता है उसे क्या कहते हैं, इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी क्यों, क्योंकि ओनर और बिजनेस वैसे तो एक है, लेकिन इन द आइज ऑफ लॉ दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया, बिजनेस एक अलग बंदा है, तो एक तरह से बिजनेस की लाइबिलिटी होगी ना, ओनर को पैसे के बदले क्या देता है, वो प्रॉफिट कमा के देता है। वैसे तो बिजनेस ओनर ही कर रहा है, लेकिन अलग बंदा मान के चलो। तो इंटरनल लाइबिलिटी होगी क्या, कैपिटल, और एक्सटर्नल लाइबिलिटी तो तुम्हें पता ही है, लाइबिलिटी। जैसे तुम लिखते हो पूरी इक्वेशन, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, असली में एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी साइड होती है। लाइबिलिटी साइड को फर्दर दो पार्ट्स में बांटा गया, इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी जो ओनर ने पैसा दिया, एक्सटर्नल जो बाहर वाले कौन होते हैं, क्रेडिटर से पैसा उधार पे ले लिया, बैंक लोन ले लिया। ठीक है, वो अब हम देखेंगे ये वाली एसेट, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, यही वाली इक्वेशन रखेंगे, मतलब एसेट साइड बराबर है पूरी लाइबिलिटी साइड। अब इसमें ना हर एक ट्रांजैक्शन का इधर देखो डबल इफेक्ट होगा, डबल इन द सेंस नेट, और नेट इफेक्ट सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे प्लस 5000 मान लो और माइनस 3000 इधर ही है, तो यहाँ पे प्लस 2000 हो जाएगा। तो नेट इफेक्ट तो देखो सेम जा रहा है ना, इधर भी प्लस 2000, इधर भी प्लस 2000, तो हर जगह ट्रांजैक्शन का नेट इफेक्ट तुम्हारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मैंने ये लिखा, और डबल इफेक्ट होगा हर एक ट्रांजैक्शन का। जैसे डबल एंट्री बुक कीपिंग कर रहे हैं तो डेबिट क्रेडिट सेम सेम। ओके, नेक्स्ट, नेट इफेक्ट रिमेन सेम रहेगा, वो बता दिया। और जितने भी एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स, मतलब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो जितनी भी इनकम से रिलेटेड चीजें होंगी सब कहाँ प्लस होगी, कैपिटल में, क्योंकि हम प्रॉफिट का अलग से अकाउंट यहाँ पे मेंटेन नहीं करते, वैसे मेंटेन किया जाता है ट्रेडिंग पी&एल के नाम से। वो अल्टीमेटली उसमें नेट प्रॉफिट निकाल के कैपिटल में प्लस किया जाता है। यहाँ पे हम अलग से नहीं कर रहे, तो सारे एक्सपेंस इसमें से माइनस कर देंगे, सारे इसमें से, देखो एक्सपेंस सारे इसमें से लेस कर देंगे, गेन सारे इसमें प्लस कर देंगे, तो अल्टीमेट इफेक्ट क्या आ जाएगा, प्रॉफिट ही आ जाएगा, जो कि प्लस हो जाएगा, या लॉस आ जाएगा जो कि माइनस हो जाएगा। तो कैपिटल में अल्टीमेटली प्रॉफिट प्लस करना है, तो अलग से अकाउंट को बना नहीं रहे हम, तो सारे एक्सपेंसेस और सारे लॉस गेन्स, सारे एक्सपेंसेस यहाँ से कैपिटल में से माइनस और गेन्स यहाँ पे प्लस। ठीक है, तो नेट इफेक्ट आ जाएगा, और एट द एंड टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन दिखाते हैं, इधर ले आओ। अब ये क्वेश्चन फ्रेम में आना चाहिए, और ये चीज एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, एक मिनट कैमरा चेक कर रहा हूँ, 2 मिनट तो देखो। ओके, हो गया सेटल, ठीक। तो ये पूरा ही सेटल हो चुका है। यहाँ पे बहुत सारी एंट्रीज हैं अगर तुम देखोगे, तो ये मैंने ना, अब देखो मैं तुम्हें आगे अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ एक क्वेश्चन कराऊंगा, तुम भी वो प्रैक्टिस कर लोगे तो इनफ, मोर देन इनफ ही होगा। सारी बुक को ना कंबाइंड करके, सारे बुक के क्वेश्चन को कंबाइंड करके एक एक क्वेश्चन बनाऊंगा मैं,
जर्नल का एक बनेगा, अकाउंटिंग कईयों के दो भी बन सकते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का जैसे एक क्वेश्चन बनाया, इसमें सारी एंट्रीज मोस्टली कवर, 90% कवर है, 10% तो देखो तुम्हें याद हो ही जाएंगी। तो 90% कवर एंट्रीज बनाई। जर्नल का एक बनाऊंगा तुम्हारे लिए, कैश बुक का एक बनाऊंगा, बीआरएस के 2-3 बनेंगे, ठीक है। तो सारी बुक 10-20 क्वेश्चन में कंप्लीट। ये जो टीएस ग्रेवाल तुम्हें लगाई होगी या कहीं वो डीके गोयल भी लगाते हैं, तो मैं सारी बुक को 20 क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर दूंगा, और 20 क्वेश्चन करोगे तो 100% तुम्हारे नंबर भी आ जाएंगे। मेरे स्टूडेंट्स के 90 अबव आए हुए हैं नंबर अकाउंट्स में 12th में, ठीक है। 100 तो नहीं आया, 95-96 तक गए हुए, ठीक है। तो इस वजह से 100 तुम ले आना, ठीक है। तो बेसिकली हम एक एक क्वेश्चन करेंगे, कम्पैक्ट फॉर्म में करेंगे, हर चैप्टर का 1 या 2 क्वेश्चन, और वो मैं नया ड्राफ्ट करूंगा सारे क्वेश्चंस को कंबाइन करके, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन में तुम्हारी बुक कवर है। अब इससे आसान तो कोई नहीं पढ़ा सकता मेरे हिसाब से, तो तुम्हें इस पे तो गौर करना पड़ेगा, एटलीस्ट यूट्यूब भी देख लो, थोड़ा टाइम निकालो। तो हमारा क्या है क्वेश्चन, अब मैंने तुम्हारे को ये पूरा क्वेश्चन कराऊंगा सॉल्व, ठीक है, बिल्कुल क्लास में। तो पहला क्वेश्चन है, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹80,000। तो तुम्हें याद है एसेट साइड है, कैश बनाएंगे, कैश अकाउंट ओपन होएगा, और कैपिटल, एक कैश बढ़ा और बिजनेस में उसने पैसा लगाया, तो बिजनेस और वो अलग है, तो बिजनेस उसकी उधारी बढ़ी, लायबिलिटी साइड बढ़ेगी ना, तो कैपिटल बढ़ी, ठीक है। ये लायबिलिटी साइड ही होती है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंटरनल लायबिलिटी होती है और एक्सटर्नल, ठीक है। तो कैश बढ़ा कितने का, 80 लाख रुपए। देखा, मैं लाखों में बातें करते हैं, हजारों में, ठीक है। और कैपिटल भी बढ़ेगी 80 लाख रुपए से, ठीक है। तो पहला तो यही होगा। सेकंड, अच्छा मैं ना एंट्री नहीं लिखूंगा, फर्स्ट सेकंड लिखूंगा, तो फर्स्ट के साथ तो क्लोज तो करते नहीं, सेकंड एंट्री साथ में ही। डी परचेज फर्नीचर, 5 लाख रुपए का उसने फर्नीचर और खरीदा। बताओ, फर्नीचर खरीदेंगे, फर्नीचर एसेट है, ठीक है, वो मेरी एक एसेट बढ़ेगी, और पैसा जाएगा तो कैश घटेगा, नेट इफेक्ट सेम रहेगा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया। देखो, प्लस कर देंगे फर्नीचर, ठीक है, तो यहाँ पे तो 0 कर देंगे। फर्नीचर कितने का लिया मैंने, 5 लाख रुपए का। अच्छा रुको रुको, 0 क्यों करा है, माइनस करेंगे यहाँ से 5 लाख रुपए, कैश से ही फर्नीचर लिया ना, कैश मैंने कैश दिया और फर्नीचर लेके आ गया एसेट, ठीक है। तो पहली एंट्री क्लोज कर देंगे, यूं चलते जाएंगे और देखते हैं क्या होता है ना। तो ये हुआ 75 लाख, ठीक है। कैलकुलेशन मेरी वीक है, तो तुम कैलकुलेशंस में हेल्प करना, ठीक है। लायबिलिटी को देखो 0 कर देते हैं, जो नहीं कर रहे, यहाँ पे भी ट्रांजैक्शन 0, इक्वल इक्वल लिखते रहते हैं, यहाँ पे भी 0, तो लायबिलिटी तो 0 नहीं, 80 लाख कैपिटल में। अभी बाहर से कोई उधार नहीं किया। अब आते हैं, ये परचेज ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग परचेज करी है बाय रेजिंग अ एसबीआई लोन ऑफ 20 लाख रुपए का, एसबीआई लोन लिया है और बिल्डिंग दी है। तो पहले मैं लोन रेज करता हूँ, लोन रेज करने के लिए, अच्छा लायबिलिटी को भी ना थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं एसबीआई लोन, ये 0 पहले 0 0 था, इधर भी 0 था। अब थर्ड एंट्री है, तो एसबीआई लोन लायबिलिटी हुई ना, क्योंकि वो मैंने पैसा उधार पे लिया, बिजनेस से एक्सटर्नल लायबिलिटी हुई, तो लायबिलिटी साइड पे एसबीआई लोन डालूंगा मैं, ठीक है। तो लोन कितने का लिया मैंने, 20 लाख का, तो पहले 20 लाख का मैंने लोन ले लिया, 20 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डल गए, ठीक है। अब उसी से मैंने क्या ले ली, बिल्डिंग ले ली, ठीक है। बिल्डिंग यहाँ पे एक और क्रिएट होगी, तो हर चीज को देखो 0 0 शुरुआत से ही करते रहना पड़ेगा। अब बिल्डिंग ली है कितने की, 20 लाख रुपए, छोटा छोटा लिखते हैं, वही नहीं है ना ये तो, ठीक है। तो 20 लाख रुपए की बिल्डिंग ली, और तो कुछ नहीं हुआ। एक मेरा एसबीआई लोन बढ़ गया, एक उधारी बढ़ गई, और एक मेरी एसेट बढ़ गई, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, तो इस एंट्री को भी क्लोज करते हैं। तो ये 75 लाख आया, ठीक है। छोटा छोटा लिख रहा हूं मैं, वीडियो को थोड़ा जूम करके देख लेना, क्योंकि अगर मैं पूरा जूम करके रिकॉर्ड करूंगा तो तुम लोगों को समझ नहीं आएगा, तो मेरे को चाहिए सारा एक ही गो में वो आ, ठीक है। 20 लाख रुपए की लायबिलिटी है और 80 लाख रुपए की कैपिटल है। यहाँ पे देखो 1 करोड़ है, और यहाँ पे भी देखो 1 करोड़ है। चलो आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, ही पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, और ये जो लोन लिया था इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया उन्होंने, तो 20,000 का इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट टोटल है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट की मान के चलिए, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अब जैसे ईएमआई बनाते हैं तुम्हारे घर की भी, हाउस लोन लिया तुमने 20 लाख रुपए का, 2.5 लाख की पूरे पर प्रीमियम लिया तुमसे, मान लो 20 लाख रुपए का तुमने लोन लिया, ठीक है, तो तुम्हारी ईएमआई जब बनाएंगे ना, तो उसमें जो इंस्टॉलमेंट होती है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है। मान लो 20 लाख लिया और तुम्हारी ईएमआई 24 लाख के हिसाब से बना, समझ रहे हो बात, ठीक है। तो उसमें ईएमआई में इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पोर्शन इंक्लूडेड होता है। अब मैंने इंस्टॉलमेंट कितनी दी है, 2 लाख की, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडिंग है 20,000 का, ठीक है। इंस्टॉलमेंट दी, इंस्टॉलमेंट कहाँ से दी है, लोन की पे करी है, ठीक है। अब लोन में से तो कैश में से मेरा कितना माइनस होएगा, टोटल 2 लाख 20 लाख 2 लाख 4 का 2 लाख रुपए कैश किया, और बताओ क्या क्या होगा। एक मेरा इंटरेस्ट कम हुआ, सॉरी इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट भी मेरा एक तरह का एक्सपेंडिचर है। एक बात बताओ, इंटरेस्ट जो है, जो मैंने लोन लिया है उससे तो बिल्डिंग ले ली, 20 लाख का लोन लिया था, 20 लाख की बिल्डिंग, तो अब मैं 20,000 रुपए इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज बेसिकली एक्स्ट्रा पेमेंट होती है जो प्रिंसिपल अमाउंट पर दी जाती है, तो वो मेरा खर्चा है। तो खर्चे और इनकम कहाँ जाते थे, तो 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट इसमें से माइनस होएगा कैपिटल, सॉरी 2 नहीं 20,000 का, देखो देखो 20,000 का इंटरेस्ट तो मेरा किसमें से माइनस होएगा, कैपिटल में से। और मैंने एक तरह से इंस्टॉलमेंट मेरी कितने की दी, इंस्टॉलमेंट देखो यहाँ पे देखो, इंस्टॉलमेंट मेरी 2 लाख की दी, जिसमें से 20,000 इंटरेस्ट था और 1,80,000 प्रिंसिपल अमाउंट होगा, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट को, ये भी जो होता है ये भी प्रिंसिपल होता है, इसमें इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट लेस करें, तो 1,80,000 कहां से माइनस होएगा, एसबीआई लोन। देनदारी 20 लाख की थी, प्रिंसिपल अमाउंट की, इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट वो अलग से लगाएगा और जैसे जैसे लगाता जाएगा हर इंस्टॉलमेंट के साथ वो मैं पे करता रहूंगा, और वो मेरा खर्चा है। देखो 2 लाख रुपए कैश है, जिसमें से 1,80,000 का जो लोन था 20 लाख का वो कम हो गया, और 20,000 मैंने इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पे किया। देखो ये 20 लाख को मैं पे करूंगा, मान लेते हैं 2 लाख और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करूंगा, तो 2 लाख रुपए मेरा डेड लॉस है, उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, बस मैंने लोन लिया था उसके चक्कर में एक्स्ट्रा पेमेंट होती है इंटरेस्ट। लोन तो रिपे करना पड़ता है 20,000 20 लाख, और एक्स्ट्रा भी पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट वो होता है एक्स्ट्रा पेमेंट। तो एक्स्ट्रा पेमेंट जो है वो मेरा लॉस है, तो लॉस मैं किसमें से माइनस करूंगा, कैपिटल में, क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते, कैपिटल में सारे एक्सपेंस लॉसेस और इनकम और गेन्स आते हैं। तो 20,000 का जो एक्स्ट्रा पेमेंट है वो तो मैंने माइनस कर दी, मेरा 20 लाख का लोन था उसमें से 1,80,000 कम हो गया, अब मेरा कितने का लोन रह गया, 18,20,000 का, ठीक है, 18,20,000 का लोन रह गया, ठीक है। और टोटल कैश कितना चले गया मेरे हाथ से, 2 लाख का, 2 लाख में से 1,80,000 का लोन कम हो गया और 20,000 का मेरा इंटरेस्ट गया, जो कि ये लॉस है, तो ये माइनस, ठीक है, माइनस करते हैं, ये आया 73 लाख, कैश मेरा कम हो गया 73 लाख हो गया ना। अच्छा ये क्वेश्चन जो है ना टफ है, मैं बाकी ट्यूटर्स की तरह आसान आसान करा के चले जाता हूँ, पेपर में तुम्हारे फिर मुश्किल क्वेश्चन है, नंबर का होंगे, तो मैं सारी चीजें मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, ये कोई लेवल तगड़ा लेवल है, ये कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है, तुम्हारे हिसाब से अच्छा लेवल का क्वेश्चन बना है। अच्छा 20,000 माइनस करेंगे तो 79,80,000 आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करा उसने एडवांस में 1,800 रुपए, इंश्योरेंस की होगी, मान लो बिल्डिंग की फर्नीचर की इंश्योरेंस की होगी, तो उसका प्रीमियम पे किया, एडवांस में पे किया, मतलब एडवांस प्रीमियम पे किया अगले साल के लिए, इस साल का नहीं है। अच्छा एक और बात, इसमें एक बात और ऐड कर लूं, इसको घुमाना, इट इज बेस्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। अच्छा एक चैप्टर बीच में है एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अब इधर ही घुमा दो, एक्रूअल बेसिस लगता है, एक्रूअल बेसिस मतलब जिस साल का जितना खर्चा है, चाहे पे करा हो या ना करा हो, वो इस साल आएगा,
जैसे मैंने लोगों से काम करा वेजेस, लेकिन आउटस्टैंडिंग है दी, लेकिन इस साल काम करा लिया, इस साल की है ना वो वेजेस जो नहीं दी आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग चीजें सारी आएंगी क्योंकि उसकी ड्यू डेट आ गई थी। उन लोगों ने वर्कर ने पैसे मांगना की ड्यू डेट आ गई थी लास्ट ऑफ द मंथ, लेकिन मैं लास्ट मार्च के महीने के पिछले साल मतलब 1 अप्रैल मान लो ये चल रहा है, क्वेश्चन मान लेते हैं 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024। अच्छा होता यही है, मैं तुम्हें बताता हूँ असली में होता क्या है। कंपनी पूरे साल काम करती है, जैसे रिलायंस कंपनी भी होगी, वो पूरे साल काम करेगी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अब ईयर एंडिंग होती है, ठीक है, ईयर एंडिंग होती है तो एकदम तो अकाउंट बने नहीं होते, तो अकाउंट बनाती है कंपनी 31 मार्च 2024 के बाद। वैसे तो साथ साथ एंट्री करते रहते हैं उनके अकाउंट पे, तो वो फिर अकाउंट में क्या क्या बनती है तुम्हें हल्का फुल्का बताता हूँ। जर्नल एंट्री डालती है, लेजर बनते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस, ठीक है, फिर P&L और ट्रेडिंग अकाउंट, और लास्ट में बैलेंस शीट। बैलेंस शीट टैली हो जाए तो अकाउंट सबने सही बनाया, डबल इफेक्ट लिया है चीज का, तो ये सारी बनती है। तो अब तो कंपनीज अकाउंट्स पूरे बनाती है, फिर प्रॉफिट एनालाइज करती है, सारे अकाउंट्स क्लियर करती है, फिर ट्रायल बैलेंस से P&L अकाउंट बनाती है। वही प्रॉफिट कैलकुलेट के लिए बिजनेस करते क्यों, हर साल रिलायंस इंडस्ट्री अपने अकाउंटेंट को पैसा देती है कि भाई देखो प्रॉफिट भी हुआ या नहीं हुआ। वैसे वो साथ साथ भी बनाती रहती है, क्वार्टरली स्टेटमेंट्स भी होती हैं, वैसे हम यहाँ पे एनुअली की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्वार्टरली भी बनाते रहते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है जज के लिए। फिर बैलेंस शीट और ट्रेडिंग P&L, अब पता है क्या होता है उनको ना, वो सबसे पहले तो ऑडिट करानी पड़ती है, फिर उसके बाद वो पब्लिक डिस्क्लोज भी करते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स में बैलेंस शीट्स भी आती है, एमसीए की साइट पे रिलायंस की बैलेंस शीट आती है, उसके बेसिस पे लोग उसके शेयर्स वगैरह खरीदते हैं। अगर प्रॉफिट किसी कंपनी में ज्यादा हो जाए तो उसके शेयर्स ज्यादा बिकेंगे ना, तो उसके शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। तो शेयर्स मार्केट जो देखते रहते हो तुम स्टॉक मार्केट में, जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है उसके शेयर खरीदो। लेकिन अब एक बात बताओ, प्रॉफिट कमाया, शेयर प्राइस बढ़ गया, तुमने ले लिए, तो सर कह रहे थे शेयर ले लो, अगले साल उसको लॉस हो गया, तो ये तुम्हें वो होना पड़ेगा, तुम्हें पहले से एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है। पहले से एक्टिव मतलब पहले से तुम्हें देखना पड़ेगा कंपनी रन हो रही है, अच्छी कंपनी है, टाटा की है, तो पिछले साल मान लो इसको लॉस हुआ, तो मैं अब डाल देता हूँ पैसा, शायद इस साल ये प्रॉफिट होना, अगर लॉस में जाई जा रही हो तो तुम्हें पूरी इकोनॉमिक एनालिसिस करना पड़ेगा। तो यही लोग एनालिसिस करते हैं, ट्रेडिंग P&L देखते हैं, प्रॉफिट कितना है, बैलेंस शीट देखते हैं कि एसेट सही है सारी, फिक्टिशियस वगैरह मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं है, वो तो नहीं है, तो स्टॉक मार्केट का तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दिया मैंने, जिसका प्रॉफिट ज्यादा होता है उस पर ज्यादा बेट लगाई जाती है कि कंपनी आगे जाके भी अच्छा करेगी, तो उसके शेयर बढ़ जाते हैं, और उसके हम शेयर खरीदते हैं, जैसे 1000 का खरीदा बढ़ गया 2000 का हो गया अगले साल, तो मुझे 1000 का बेनिफिट। ऐसे ही मैंने 100 शेयर खरीदे 1 लाख, तो 1 लाख का हो गए थे, 1 लाख के खरीदे, अगले साल 2 लाख के बेच दिए, 1 लाख का प्रॉफिट, तो ये होती है स्टॉक मार्केट। चलो वापस आते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने पेड कर दिया था 1800 रुपए एडवांस में, मतलब 31 मार्च को अगले साल का दे दूं। यहाँ पे हम एक्रूवल बेसिस लगाते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च के जितने खर्चे, जितनी इनकम चाहे रिसीव हो ना हो वो सारी लेंगे। जो मैं एडवांस में कर रहा हूँ या एडवांस में रिसीव कर रहा हूँ, अगले साल का पैसा इस साल रिसीव कर लिया, वो यहाँ पे नहीं लिए जाते, मतलब वो प्रॉफिट में हिस्सेदारी उसकी नहीं होती। मतलब कहाँ नहीं लिए जाते, एक्रूवल बेसिस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डाले जाते। मतलब प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय उसका, अगर ये कहते रहते हैं लोग अकाउंट्स में पढ़ाते रहते हैं टीचर कि रिकॉर्ड नहीं करेंगे, मतलब प्रॉफिट कैलकुलेशन में उसको भागीदार नहीं बनाएंगे। तो मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है इन एडवांस 1800, मतलब 31 मार्च को, अप्रैल का दे दिया, अगले अप्रैल का। मेरे को तो अकाउंट यहाँ पे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक बनाने हैं, तो इस साल का खर्चा नहीं है, तो कैपिटल में नहीं माइनस करूंगा। कैपिटल में क्यों नहीं माइनस करूंगा, क्योंकि इस साल के प्रॉफिट में उसका कोई भागीदारी नहीं है, तो अगले साल के प्रॉफिट में से लेस होगा। तो इस साल कहाँ डालूं, मिल तो गया ना, ये तो है नहीं, सॉरी दे तो दिया ना, ये तो है नहीं कि इफेक्ट डालूंगा नहीं। कैश तो इस साल का कम करूंगा, 1800 रुपए से कैश कम हुआ, ठीक है, और का डालूंगा। अब मेरे को ये मेरी एसेट है, अगले साल इंश्योरेंस प्रीमियम मुझे नहीं देना पड़ेगा, एडवांस में अगर मैंने दिए तो ये मेरे को अगले साल बेनिफिट देगा। तो एसेट जो होती है उसका मैंने तुम्हें बताया भी था, जो हमें फ्यूचर बेनिफिट दे, अगले साल मुझे तो नहीं देना पड़ेगा। सर्विसेज मैं लूंगा अगले साल इंश्योरेंस प्रीमियम वालों की, लेकिन पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। लायबिलिटी क्या होती थी, आउटस्टैंडिंग जैसे एक्सपेंस होता था,
कि जिसकी मैंने खर्च मतलब सर्विसेज उनकी ले ली लेकिन खर्चा दिया नहीं, देनदारी। इसमें मेरे को लेनदारी है, एसेट इज बेसिकली लेनदारियां होती है, पूंजी वैसे होती है लेकिन डेटर वगैरह बताया तो प्रीपेड और डेटर लेनदारी। मेरे को लेना है, क्या लेना है? इंश्योरेंस का तो खर्चा मैं दे चुका हूँ, उनसे सर्विसेज लेनी है। और देनदारी में दोनों चीजें हो सकती है, वेदर इट इज कैश और इट इज काइंड, सर्विसेज भी हो सकती है। अब मेरे को किसी को पैसे अगली बार देने, मैं सर्विसेज ले चुका हूँ, वर्कर से पैसे ले लिए, सैलरी नहीं दी तो सैलरी देनी है। देनदारी क्या देना है? कैश देना है। और दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं देनदारी का, लायबिलिटी होती है देनदारी, ठीक है, लायबिलिटी इज बेसिकली देनदारी। क्रेडिटर को भी लेनदार देनदार कहते हैं, ठीक है, क्रेडिटर को हो गया देनदार, देना है पैसा, और डेटर हो गया देनदार। अब मेरे को एक बात बताओ, एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस वजह से ज्यादा टाइम लगा रहा हूँ। अगर मेरे को किसी को सैलरी देनी है, मैं उससे सर्विसेज ले चुका हूँ, क्या देना? कैश देना है, तो वो देनदार, ठीक है, तो देनदार। अब मैंने मान लो मैं ट्यूशन फीस 1000 लेता हूँ अगर अकाउंट्स की, तो तुमसे एडवांस में लेता हूँ। अब मैंने एडवांस में ले लिया, वो मेरी लेनदारी हुई, देनदारी, मैंने एडवांस में ले लिया। अब एडवांस में अगर मैं ले रहा हूँ तो मुझे तुमको क्या देनी पड़ेगी? बाउंड हो गया, मैं लीगली ऑब्लाइज्ड हो गया, क्या देने के लिए? तुम्हें सर्विसेज, चाहे पैसा देना हो देनदारी में, चाहे पैसा हो या सर्विसेज, तो वो लायबिलिटी होती है। और लेनदारी में चाहे पैसा हो, एसेट में पैसा या सर्विसेज। यहाँ पे मैंने इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस दे दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, तो यहाँ पे मेरा एसेट क्यों बना? बताओ, ये मैंने लेनदारी बढ़ गई मेरी। लेनदारी क्या? मैंने पैसा तो दे दिया, खर्चा तो हो गया इस साल, लेकिन मैं इसे हाँ प्रॉफिट में निकालते समय नहीं डालूंगा, लेकिन एसेट दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे अगले साल उनसे अगर मेरा बिल्डिंग को कुछ या फर्नीचर को कुछ हो जाता है तो वो मुझे वो देंगे, क्लेम देंगे, तो मेरे को उनसे सर्विसेज लेनी है, ठीक है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस जो होगी वो एसेट है, क्योंकि मैंने लेनदारी बढ़ी। जहां मेरी लेनदारी बढ़ेगी एसेट बढ़ेगी, जहां मेरी देनदारी बढ़ेगी वहां पे लायबिलिटी बढ़ेगी। तो लेनदारी बढ़ी यहाँ पे, तो लेनदारी कितनी बढ़ी? 1800। तो अब हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी चलो कोई नहीं, हम फटाफट करते हैं। देखो स्पीड ऑफ कैलकुलेशन तो 72,098,200, ठीक है। 5 लाख कैश कम हो गया, 20 लाख की मेरे पास बिल्डिंग तो पड़ी है, कुछ नहीं हुआ ना, उसे बच गए हम 1800 का प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। और फिर मेरे पास एसबीआई लोन अभी भी 1,80,000 का प्रिंसिपल अमाउंट पे कर चुके थे, वो तो माइनस हुआ है, प्लस कैपिटल मेरी 79,80,000 की रहती थी। अच्छा बच्चों डर मत जाना, क्वेश्चन टफ है तो भाग मत जाना, फिर ये क्वेश्चन कर लिया तो तुम्हारी पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन खत्म। जो सेकंड टाइप के क्वेश्चंस हैं वो नहीं कह रहा, फर्स्ट टाइप के कोई और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, बस ये क्वेश्चन ही ना है, मोर देन इनफ, इसमें सारी एंट्रीज कवर करती है। चलो नेक्स्ट, अगले पे आते हैं। ही परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, 25 लाख रुपए के मैंने गुड्स खरीदे। गुड्स खरीदे, स्टॉक बढ़ा, स्टॉक इज मेरी आल्सो एक एसेट है, ठीक है। जगह देखो कम पड़ गई, अब देखो यहाँ पे सारा 0 डालते रहना पड़ेगा, ये तुम्हें कलाकारियां करते रहना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा बताओ, स्टॉक मेरा कितने से बढ़ेगा? 25 लाख रुपए के मैंने स्टॉक खरीदा है। स्टॉक मतलब मान लो ये क्लोथ का ही व्यापारी है ना, हम क्लोथ का ही बिजनेसमैन हैं, तो क्लोथ खरीदा था इसने, धागा खरीदा 25 लाख का, तो ये मेरा। अब बच्चे कहेंगे लेनदारी, लेनदारी जरूरी नहीं होती, लेनदारी ये तो पैसा है, सर्विस, ये तो मेरी पूंजी है जो मुझे आगे एसेट की डेफिनेशन में एक तो लेनदारी आ गई, और एक है जो इसका बेनिफिट मुझे 1 साल या 1 साल से ज्यादा था, इसका बेनिफिट मुझे, इसको मैं फटाफट कन्वर्ट करके वैसे बेचूंगा, 1 साल तक होएगा मिनिमम, अगले साल इसको पूरा कंज्यूम करूंगा। ये ना शुरुआत से क्वेश्चन चल रहा है, ये 1 अप्रैल से घटनाएं घटित हो ही जाती, तो अप्रैल में ही खरीदा था मान लो स्टॉक, अभी इसको बेचूंगा अभी फिनिश गुड में कन्वर्ट करके, तो ये सारा क्वेश्चन 1 अप्रैल से चली जा रहा है, हर डेट अलग है, मतलब मान लो 1 अप्रैल को 1 या 2 को 1 या 3 को 1 या 4 को, फिर मई में 1 या जून में 1 या दिसंबर में 1 या जनवरी में 1 या फरवरी में, मार्च में, पूरा ये क्वेश्चन 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चल जा रहा है। तो ठीक है, 25 लाख का तो मेरा स्टॉक पड़ा। अब एक बात बताओ, मैंने महेश से गुड्स जो खरीदे हैं
वो कैश में खरीदे, इन कैश बाय कैश लिखा है नहीं, सिर्फ नाम लिखाओ। तो हमारी एक ना स्टैंडर्ड एजम्पशंस होती है किसमें, अकाउंट्स में, ये तुम जर्नल में भी पढ़ोगे। अगर सिर्फ नाम लिखा होता है तो हम उसे क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करते हैं। ये इन कैश बाय कैश तो नहीं लिखा, तो मैं इसको क्या मानूंगा कि मैंने इसको क्रेडिट में परचेज किया है। तो क्रेडिट में परचेज किया है तो मेरा स्टॉक तो बढ़ गया और मेरी देनदारी बढ़ी, लेनदारी बढ़ी। अब मैंने गुड्स तो लिया है, उसको पैसे देने हैं, देनदारी बढ़ी, तो मोहन के नाम से आ जाएगा। तो मोहन के नाम को हम जनरलाइज करें तो क्रेडिटर का नाम, ठीक है। ऊपर को थोड़ा रफ कर देते हैं। क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है ये, कुछ बच्चे तो क्लास बंद करके भाग चुके होंगे, वैसे ही कम बच्चे देख रहे हैं, तो भागना मत, देखो डर के आगे जीत है, ठीक है। तो ये तुम्हें कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो देखो 0-0 पहले ऊपर से चालू करते हुए आते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन और 100% मार्क्स, या करो 20-30 क्वेश्चन और तब भी 100% मार्क्स नहीं, अब वो तुम्हारी है। चलो तो अब मेरा यहाँ पे तो 0-0 था, अब मेरी ये वाली एंट्री हो रही है 6, ठीक है। 25 लाख रुपए का मेरा स्टॉक बढ़ा और क्रेडिटर बढ़ गए, देनदारी बढ़ गई। 25 लाख रुपए मैंने अब देने हैं, किसको देने हैं, मोहन को, तो क्रेडिटर बढ़ गए। तो ये एंट्री भी यहाँ पे कंप्लीट हो। चलो कितना हुआ है, 7298200 प्लस 5 लाख प्लस 20 लाख प्लस 1800 प्लस 25 लाख रुपए। अच्छा स्टॉक बढ़ गया ना 25 लाख का, 18,20,000 का एसबीआई लोन हो तो वापस किया नहीं हमने। क्रेडिटर मेरे 25 लाख का बढ़ गया, मोहन उसको पैसे देंगे अगले साल, कैपिटल मेरी वही है, ठीक है, नुकसान नफा कुछ हुआ नहीं। अब आते हैं दूसरा, अगली, सोल्ड गुड कॉस्टिंग ₹10 लाख टू मोहन फॉर कैश। अब इसमें कैश लिखा आ गया, तो कैश सेल्स है मेरी, मोहन को महेश से लिए थे, मोहन को बेचे हैं। डिस्टर्ब ना तो जाना, अलग अलग बंदा है, मोहन कोई और बंदा है, मोहन मेरा कस्टमर है जिसको देख के मैं खुश हूँ। तो मोहन को मैंने कितने के बेचे, 10 लाख के गुड बेचे, 14 लाख। अच्छा यहाँ पे जो स्टॉक रिकॉर्ड किए जाते हैं कॉस्ट प्राइस पे किए जाते हैं, कॉस्ट प्राइस जिसमें मैं लेके आया, ठीक है। तो ये जो चल रहा है 25 लाख, ये कॉस्ट प्राइस है। अब 10 लाख का मैंने स्टॉक बेच दिया साल पे एंट्री। अब बताओ 10 लाख का अगर मैं स्टॉक बेचता हूं तो कहां जाएगा, पहले तो 10 लाख स्टॉक में से कम हो गए। 10 लाख का स्टॉक मैंने कितने में बेचा, 14 लाख का। मेरे पास 10 लाख का स्टॉक गया, स्टॉक में 10 लाख कम हो गए, स्टॉक में पैसे कितने आए, 14 लाख रुपए आया, किससे, मोहन से, ठीक है। 14 लाख रुपए मोहन से आया। अब मैं खुश, बस बताओ इतनी एंट्री होगी, ये तो पूरा नहीं आएगा, इसको रफ करना पड़ेगा, ऊपर से मैं रफ कर दूंगा, साथ साथ लिख देना, ठीक है। तो 14 लाख रुपए आए, 10 लाख का स्टॉक किया, तो बताओ कुछ प्रॉफिट हुआ। सीपी माइनस, बचपन में एसपी माइनस सीपी पढ़ते थे, मैथ्स अगर जिनके पास हो, जिनके पास नहीं हो उनको तो आना ही चाहिए। 10 लाख का माल मैंने 14 लाख में बेच दिया, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, 10 लाख का माल 10 लाख का मैं लेके आया था और तुम्हें मैंने 14 लाख में बेच दिया, तो मुझे 4 लाख का प्रॉफिट हुआ। भाई प्रॉफिट कहाँ जाएगा, ये जाएगा कैपिटल। तो इसका इफेक्ट समझ आया, 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। देखो 10 लाख रुपए स्टॉक में से गए, 10 लाख का माल चले गए, दूंगा ना माल, ये तो है नहीं ऐसी पैसे ले लूंगा। 10 लाख का माल उसे दिया, वो बोरी भर के माल ले लिया और मुझे कितने पैसे दे के गया, 14 लाख रुपए मेरे हाथ में रखेगा। 14 लाख मैंने इधर रखे, 10 लाख का माल, लेकिन मैंने सोचा यार और भी तो कुछ होएगा इसका इफेक्ट, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा मेरा। तो प्रॉफिट मैंने 4 लाख का बढ़ा दिया। तो प्रॉफिट का अकाउंट किस में जाता है, प्रॉफिट का एक्सपेंस और इनकम कैपिटल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना ये। चलो नेक्स्ट, हाँ, गुड्स रिटर्न टू महेश कॉस्टिंग ₹2 लाख। अच्छा अब महेश कौन था, मेरा क्रेडिटर, इधर महेश भी लिख लेते ताकि तुम्हें याद हो, एक ही क्रेडिटर है, महेश लिख लेते। अब महेश को मेरे ना गुड्स, मेरे को उसके पसंद नहीं है, मैंने उससे गुड्स परचेज किए थे क्रेडिट पे, माल लेके आया था जिसमें से 10 लाख का माल बेच भी दिया, लेकिन उसके बाद जो 15 लाख का माल बचा था ना, उसमें से मेरे को 2 लाख का माल पसंद नहीं आया, तो मैंने उसे कहा कि वापस ले ले भाई,
तो ये मेरी क्या कहलाती है, परचेज रिटर्न। याद हो तुम्हें, परचेज करी मैंने तो मुझे कुछ माल पसंद नहीं आया, तो जो स्टॉक था उसको मैं वापस कर दूंगा, वो क्या कहलाएगी, परचेज रिटर्न। तो ये मेरा रिटर्न हो गया, गुड्स रिटर्न कर दी। तो मेरे 15 लाख के गुड्स पड़े थे। अच्छा ये मैंने टोटल नहीं किया मैंने चलो टोटल लगाते हैं। ये हुआ 86,98,200 प्लस 5 लाख। अच्छा कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो माफ करना, खुद तुम्हारे पास अच्छी कैलकुलेशन होगी वो कर। देखो मेरे पास माल कितने का पड़ा था, 15 लाख रुपए का माल पड़ा था। अच्छा टफ क्वेश्चन है ये, देखो होशियार बनना है तो टफ तो करना ही पड़ेगा। ये कितना हो गया, 83,80। द लास्ट एंट्री यहाँ पे करते हैं, फिर ऊपर से स्टार्ट होता है। अब मेरी बात सुनो, गुड्स रिटर्न करते हैं महेश, महेश इज माय क्रेडिटर। 2 लाख का रिटर्न किए, तो मेरे पास जो पड़ा कितने थे स्टॉक, 15 लाख का स्टॉक पड़ा था, वो मुझे पसंद नहीं आया, डिफेक्टिव निकला। मैंने देखा उठा के, वो तो भाई डिफेक्टिव है माल, तो मैंने कहा भाई ले ले, और ले लेते हैं। अगर मैं एक ही सप्लायर से माल खरीद रहा हूँ तो गुडविल बन जाती है, वो ले लेते हैं। 2 लाख का माल उसे वापस कर दिया। अब एक बार बताओ 25 लाख दे देते, 2 लाख का माल वापस कर, तो मेरी देनदारी भी तो कम होगी ना। मैं उसे क्या कहूंगा कि मैंने तेरे 25 नहीं, अब कितने दूंगा मैं तुझे, 23, क्योंकि 2 लाख का माल तो देखो मैंने तेरा वापस कर दिया। तो मैं खुश हो गया, वो उदास हो गया। तो ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्लोज करते हैं इसको। देखो कैश तो मेरा अभी भी बहुत ज्यादा है ना, 86 लाख 98,000, 5 लाख मेरा फर्नीचर पड़ा है, 20 लाख की मेरी बिल्डिंग है जो कि लोन से ली थी, 1800 का मेरा प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम है, जिसका बेनिफिट देखो अगले साल होएगा। 15 माइनस 2 कितना हुआ, 13 लाख का मेरा स्टॉक हो गया, कम हो गया ना, 2 लाख वापस कर दिया। अच्छा एसबीआई लोन का कुछ और तो वापस किया नहीं मैंने, तो 18,20,000 का एसबीआई लोन मेरा अभी का अभी पड़ा है। और मेरा 23 लाख रुपए का महेश का लोन भी 2 लाख से कम हो गया, क्योंकि मैंने उसको माल वापस कर दिया। मैं कहूंगा तेरी देनदारी 25 नहीं से 23 हो गई, और मेरा कैपिटल अभी भी इतनी की पड़ी है। चलो इतनी बात क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ऊपर का एक बार फटाफट नोट कर लो जिसने नहीं किया। अब हम अगली एंट्री करेंगे, बहुत सारी एंट्री है इसमें, मैं नोवी एंट्री पे हूँ, इसमें टोटल 20 एंट्री, मतलब हाफ पे पहुंचे हैं, थक गए हो गए तुम सब। चलो ठीक है, रब कर देते, तुम पॉज करके रब कर देना नीचे। ठीक है, अच्छा हम लाइनें भी ना खींचनी पड़े, हम बहुत ज्यादा आलसी, तो बीच में से इसको रब कर, पहले ऊपर जो बैलेंस है ना वो लिख देता हूँ मैं, है ना, नीचे का पूरा बैलेंस हटा देते हैं और ऊपर का बैलेंस पूरा लिख देते हैं। पता चले बैलेंस ही भूल गया। बिजनेसेस जो होते हैं वो 1 साल बाद अपना पूरा जमा खाता देते हैं, वैसे अकाउंटेंट जो होते हैं ना वो एक एक एंट्री उसी टाइम रिकॉर्ड करते हैं, एक ऑडिट होता है, चेकिंग कराते हैं फिर अकाउंट्स की, ठीक है, सीए वगैरह से, तो वो चेक होता है। तो वो अकाउंटिंग इक्वेशन कहाँ बनती है, वैसे कहीं कहीं नहीं बनती, बस तुम्हें एक तरह से समराइज्ड वर्जन दिया है इन्होंने। अच्छा अभी इसको नीचे वाले को बाद में मिटाते हैं, पहले ऊपर लिख लेते हैं, पता चले कोई गलत कॉपी करे। तो मेरा कैश कितने का पड़ा था, 86,98,200 प्लस 5 लाख का फर्नीचर है, प्लस बिल्डिंग कितने की पड़ी थी, 20 लाख की पड़ी है अभी, और प्लस प्रीपेड इंश्योरेंस कितने का है मेरा, 1800 का पड़ा है, स्टॉक 13 लाख। अच्छा सिर्फ एक क्वेश्चन और पूरे 100 नंबर, तो ये खेलना है कौन बनेगा करोड़पति। ठीक है, कौन बनेगा
100 में से 100 वाला। तो बेसिकली ये तुम्हें पूरा करना है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और पूरे 23 लाख के क्रेडिटर्स थे, ठीक है, कैपिटल मेरी 83 लाख 80,000 की थी। तो क्वेश्चंस तो बड़े होंगे, अब मैं तुम्हें 20 क्वेश्चन कराऊं, 20 क्लासेस वेस्ट करें, तो एक क्लासेस में पूरा निचोड़ के दे देता हूँ, बाकी वो तुम अपनी घर पे प्रैक्टिस करना। अच्छा, जो मेरे से ट्यूशन लगाएगा उसको तो मैं यहाँ पे कराऊंगा सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो कराऊंगा, बाकी भी कराऊंगा। तो ये क्लास टफ होने वाली है। अगला, अभी सारा लिख दिया ना मैंने, अगली एंट्री कौन सी थी, 9th एंट्री करने जा रहे हैं, एडिशनल कैपिटल और पैसा लगाया बिजनेस में। मेरे को लग रहा है बहुत फायदा उठा रहा हूँ, 14 लाख की सेल हुई, मैं खुश हो गया, मैंने 2 लाख रुपए और लगा दी, तो कैपिटल लायबिलिटी बढ़ी, बिजनेस को पैसे दिए, बिजनेस एक अलग बनता है ना, वो कहेगा 2 लाख आए, और मेरा बिजनेस में कैश भी बढ़ा 2 लाख, ठीक है। तो फटाफट लिखेंगे 88 98 200 प्लस 5 लाख। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन मेहनत का खेल है ना, इतनी मेहनत करोगे तो नंबर मिलेगा। अभी तो पेपर भी चल रहे होंगे, नहीं होंगे तो हो चुके होंगे, ठीक है। एसबीआई लोन 18 लाख 20,000 का चल ही रहा था, 23 लाख। अच्छा, बिजनेस में कैपिटल बढ़ी, पैसा लगाया ओनर ने, तो बिजनेस के हिसाब से सोचेंगे। जैसे बिजनेस का नाम है, मान लो डी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, राम है ना, आर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो आर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का कैश अकाउंट बढ़ जाएगा, 2 लाख आए, और उसकी लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ओनर को अब राम को कितना पैसा देना है, पहले 83 देना था, 2 लाख और प्रॉफिट भी कमा के बिजनेस अलग बंदा है, राम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अलग बंदा मान के चलोगे, ठीक है, ये अलग बंदा है, और राम ये बिजनेस, और राम अलग बंदा, राम को चश्मा भी बना देते अभी तुम्हें अलग लगे, ठीक है। तो इसके पास कैश आया राम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पास 2 लाख और इसकी लायबिलिटी भी बढ़ेगी, अब इसको राम को 2 लाख और देंगे। चलो अगली एंट्री, इसको पहले कंप्लीट करें। नेक्स्ट, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। अच्छा, पहले पैसे डाले, फिर धोखाधड़ी में निकाल भी लिए। अच्छा, निकाल सकते हैं वैसे पैसे। राम आया चश्मा पहन के, पैसे ले लिया बिजनेस से 1 लाख, कह रहे मैं डाल भी कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस तो मैं पैसे डाल भी सकता हूँ और निकाल भी सकता हूँ। तो 1 लाख रुपए निकाल लिया, तो हम कहेंगे अच्छा ले जा तू पैसे, तेरी अब लायबिलिटी भी, राम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या कहेगा, तेरी बोलेगा तो नहीं वैसे तो, लेकिन वो कहेगा तेरी लायबिलिटी भी अब 1 लाख से कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये एंट्री हुई, देखो हम थे 9वीं पे, ये 10वीं पे, अभी बहुत थोड़ा सा और। 5 लाख फर्नीचर है, 20 लाख का बिल्डिंग है। देखो ये फालतू में जो लिख रहे हैं ना, इससे टाइम वेस्ट होता है, लेकिन इसके तुम्हें पैसे मिलेंगे, है ना, मुझे पढ़ाने के पैसे मिलते हैं, इसके तुम्हें नंबर, तुम्हारे लिए पैसे हैं। जो जितने नंबर लाया, जो 100 में से 100 लाएगा वो करोड़पति, 90% अबव लाया वो लाखपति। चलो ये हो गया 84। अब मेरे को बिजनेस, राम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने राम को कितने देने हैं आप, 84 लाख 80,000। चलो अगला, अच्छा जो कैपिटल के बदले प्रॉफिट दिया जाता है, और क्या चीज दी जाती है, बिजनेसमैन कहते हैं मैं प्रॉफिट तो लूंगा, और प्रॉफिट देखो जरूरी थोड़ी प्रॉफिट हो बिजनेस में, कई बार लॉस भी होता है, तो लॉस भी बियर करेगा वो बेचारा राम जो पैसा लगा रहा है। प्रॉफिट हुआ तो खुश, लॉस हुआ तो दुखी, लेकिन ये फिर कहता है कि मेरे को ना इंटरेस्ट भी चाहिए कैपिटल में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लग जाता है, जैसे ब्याज लेते हैं ना। और ऐसे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका तो फायदा, प्रॉफिट ये लेके जा रहा है, इंटरेस्ट भी, और पैसा भी बीच में से कभी भी आके निकाल लेता है। तो मैं ना कई बार बिजनेस जो होते हैं वो ड्राइंग पे भी इंटरेस्ट लगाते हैं, 1 लाख का पैसा जितने समय तक तू रखेगा उसका मुझे इंटरेस्ट देगा। क्या मान लेते हैं शुरुआत में ही ले जाता एक अकाउंट, तो 12% मैं मान लेता हूँ, 7% इंटरेस्ट, तो 7,000 रुपए ये बिजनेस को और देगा, ठीक है। इसकी एंट्री अभी मैं दिखाता हूँ, बाद में दिखाता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, पेड रेंट। अच्छा, पेड रेंट और रेंट आउटस्टैंडिंग एक साथ ही कर लेते हैं, 11वीं और 12वीं एंट्री कर सकते हैं ये, हाँ कर सकते हैं, मना ही नहीं है, लेकिन तुम पेपर में अलग अलग करके आना, मैं एक्सेप्ट करा रहा हूँ, क्योंकि हम 3 एंट्री है, 13वीं एंट्री, 3 एंट्री में 13 एंट्री एक्सेप्ट, मतलब 3 एंट्री एक्सेप्ट करा, तुम अलग अलग करके आना, मैं वैसे अलग अलग ही शो करूंगा,
बस तुम्हें अलग हर बार टोटल करना पड़ेगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है इस क्लास को फटाफट वाइंड अप भी कर रहे हैं, तो फटाफट देखो। पेड रेंट, रेंट पे कर रहे हैं 50,000, तो खर्चा है एक तो कैश में से लाएंगे, राम कहेगा कैश में से माइनस करो, हम कहेंगे नहीं बेटा प्रॉफिट भी कम करेगा ये तेरा, खर्चा प्रॉफिट को कम करेगा तो कैपिटल में से 50,000। अब आते हैं अगली एंट्री, रेंट आउटस्टैंडिंग। मतलब 31 मार्च आ गया, एक महीने का रेंट मान लेते नहीं दिया उसने, कितना 10,000। अब 10,000 का रेंट को अगर पे नहीं करता तो बताओ क्या क्या होगा। एक तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, देनदारी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, मकान पूरा यूज किया उसने, वैसे तो बिल्डिंग लिया, मान लो शॉप कुछ भी रेंट पे लिया हुआ और ठीक है, मशीनियां ले ली मान लो रेंट पे, यहाँ पे मशीन नहीं लिखी है, चलो कोई ट्रेडिंग का बिजनेस था, तो मैं मान लेते हैं रेंट पे कर रहा है, रेंट उसने एक महीने का नहीं दिया, 50,000 तो दे दिया पूरा, 60,000 बनता था मान लो, एक महीने का नहीं दिया, तो एक तो देनदारी बढ़ी तो लायबिलिटी बढ़ेगी, जब भी देनदारी बढ़ेगी मुझे अगले साल रेंट पे करना पड़ेगा। तो एक आउटस्टैंडिंग रेंट का कॉलम बनाएंगे, ठीक है। तो एक तो देनदारी बढ़ी 10,000, वेरी गुड, ये 12वीं एंट्री है, ठीक है ना। रेंट पेड की तो हो गई एंट्री, ठीक है, मैं 3 एंट्री एक साथ कर रहा हूँ खर्चे वाली। आउटस्टैंडिंग रेंट, एक तो देनदारी बढ़ी, ऊपर से क्या हुआ, पैसा तो गया नहीं, 50,000 गए थे, 10,000 की बात हो रही है, 10,000 गया नहीं, बस आउटस्टैंडिंग रेंट बढ़ा। और ये मेरा खर्चा इस साल का था, प्रॉफिट में इसका इफेक्ट लूंगा नहीं लूंगा, हाँ लूंगा, माइनस करूंगा क्योंकि इस साल से रिलेटेड है, तो माइनस 10,000। देखो ये रेंट पेड की थी, ये तो पूरा हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट की थी, दो जगह इफेक्ट दिया, आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी में देनदारी बढ़ी और 10,000 कैपिटल में से। तीसरा पेड कार्टेज, कार्टेज खर्चा दिया मैंने, कितने का दे चुका हूँ, 20,000, तो 20,000 ये उसमें से भी आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं है। देखो 3 एंट्रियां सेम थी, तो मैंने तीनों एंट्रियां एक तरफ कर दी ताकि मुझे बार बार टोटल ना करना पड़े। अब सीधा 70,000 माइनस करते हैं इसमें से, तो आएगा 87, 28, 200 प्लस 5 लाख, ये तो पड़ा ही, प्लस 20 लाख प्लस 1,800 प्लस 13 लाख, फिर 18 लाख 20,000 का लोन पड़ा है, 23 लाख का क्रेडिट कर दिए, एक आउटस्टैंडिंग रेंट और आ गया 10,000 प्लस, अब ये कितना माइनस करेंगे, 60 80 माइनस हो गया पूरा, है ना, तो 84 लाख। देखो जल्दी करने के लिए एक ही है, तुम सबका अलग अलग एंट्री करोगे और वो करोगे। अब मैं आता हूँ 14th एंट्री पे अपनी, रिसीव्ड कमीशन ऑफ 50,000 की मैंने कमीशन रिसीव करी, जिसमें से 20,000 की मैंने एडवांस में रिसीव करी। कमीशन मतलब मैं मान लो कुछ बेच के लोगों की कमीशन, कमीशन बिजनेस भी है मेरा, कुछ बिकवाता हूँ लोगों का, इंश्योरेंस जैसे होती है ना, इंश्योरेंस भी कराता हूँ, राम इंश्योरेंस भी कराता हूँ, उससे तो कमीशन मिली है, तो कमीशन रिसीव्ड करिए टोटल कितनी 50,000। तो पहले तो चौथी एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे 50,000 रुपए उसको कमीशन मिली, ठीक है, जिसमें से 10,000 एडवांस में, कुछ नहीं होगा। एक बात बताओ, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस मेरी एसेट होगी लायबिलिटी, मेरी देनदारी बढ़ी है या लेनदारी बढ़ी है, मुझे आगे क्या देना है, मैंने ले तो लिया, अब देना क्या, दूंगा ना, सर्विसेज रिसीव कर लिया एडवांस में, मैंने जैसे 10,000 उससे एडवांस में कह दिया, वगैरह अगले साल मेरा और इंश्योरेंस करा दियो, और इंश्योरेंस अभी रख ले एडवांस में, अगले साल देख लेंगे। अब मेरी देनदारी बढ़ गई, अब मुझे रातों को नींद नहीं आ रही कि मैं 10,000 एडवांस ले यार, उसकी इंश्योरेंस तो बिकवानी पड़ेगी, तो देनदारी में बढ़ रही है, ऑब्लिगेशंस बढ़ रहे हैं, तो लायबिलिटीज देनदारी बढ़ रही है, तो देनदारी का एक कॉलम बनाएंगे अलग से, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, एक कॉलम बनाएंगे, पहले इसको 0 0 0 0 0 0 करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे 0 0 छोड़ दो यार, इतना 0 काम किया, बताओ 10,000 की मेरा, ठीक है, कमीशन मिली 50,000 की, 10,000 की मेरी लायबिलिटी बढ़ी, 40,000 का क्या करूंगा, यहाँ पे तो इफेक्ट सेम नहीं हुआ, 50,000 यहाँ बढ़ा, एसेट साइड में 50,000 बढ़ रहा है, लायबिलिटी साइड में 10 बढ़ रहा है, 40,000 रुपए का क्या करूंगा, 40,000 रुपए का मैं, बोलो 40,000 का मैं, एक बात बताओ, कमीशन मुझे मिली पिछले साल, असलियत में मेरे को मिलनी कितनी चाहिए थी, 40 मिलनी चाहिए थी, क्योंकि 10,000 तो मैंने एडवांस में कर लिया, अगले साल मैं उसकी इंश्योरेंस करूंगा तो मेरे को मिलना चाहिए था,
कायदे से इस साल मैंने कितना काम किया होगा 40,000 का, तो ये 40,000 मेरा प्रॉफिट में ऐड होगा। 10,000 नहीं लेंगे वो अगले साल का, तो एक्रूअल बेसिस 40,000 रुपए कैपिटल में ऐड। ठीक है, तो टोटल देखो नेट इफेक्ट 50-50 का है। अब फटाफट इसे प्लस कर देते हैं, बस खत्म होने वाला क्वेश्चन। कितने मिनट की क्लास होगी? 45। अच्छा 1 घंटे की ही जाएगी आज, बस खत्म होने वाला क्वेश्चन, फटाफट कर। अच्छा एक क्वेश्चन से तुम्हें पूरा आइडिया हो जाएगा। अब इससे मुश्किल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? तो ये कर लो तो तुम्हें मजा आएगा ना। चलो 15th एंट्री करते हैं, पेड महेश इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट क्या होता है? उसके महेश, पहले महेश है कहाँ हमारा, महेश शेरा, महेश के क्रेडिटर का देनदारी कितने पैसे देने थे? 23 लाख रुपए मुझे महेश को देने थे। अब मैंने फुल सेटलमेंट में 21 लाख, मैंने कहा यार मेरी जान मुठा 21 लाख ले जा। वो भी कह रहा है यार चल ठीक है यार, लेकिन वैसे छोड़ता कोई नहीं है पैसे, मैं दे नहीं रहा था उसको एक साल से, बोली मतलब। तो कह रहा आगे से देखियो, आगे से देखियो, मेरी मार दिया था ना उसने मुझे। अब मैं उसे कह रहा हूँ भाई 21 लाख ले, जान छोड़ मेरी, तो वो मान गया। वैसे तो मानता नहीं है, 21 लाख रुपए महेश को मैं कह रहा हूँ 21 लाख ले, पूरा अपना अकाउंट फुल सेटल कर दे। फुल सेटल मनाया मैंने उसे किसी तरीके से, तो 23 लाख देने थे, तो 23 लाख का पूरा सेटल कर दूंगा मैं, मतलब 0 रुपीस अब दूंगा। लेकिन असलियत में मेरा कैश कितना गया? 21 लाख रुपए। अब एक बात बताओ, 23 लाख देने थे, 21 लाख में पूरा अकाउंट 0 हो गया, अब मुझे कुछ नहीं देना। तो 23 ही माइनस करूंगा, लायबिलिटी तो पूरी 0 हो गई ना। तो मेरे को 2 लाख का क्या होगा? डिस्काउंट ले लिया, मेरे को प्रॉफिट हो गया। जैसे तुम्हारी में मॉम्स वगैरह सब्जी वाले से डिस्काउंट लेती है तो वो इनडायरेक्ट प्रॉफिट ही है, तो उससे भी मैंने 2 लाख का प्रॉफिट कमा लिया, तो वो मेरे प्रॉफिट में ऐड होगा। इनडायरेक्ट इनकम है, बिजनेस से तो चाहे हुई नहीं, 2 लाख रुपए, सॉरी ऊपर लिखेंगे, उसमें प्रॉफिट होगा। चलो बहुत बड़ा क्वेश्चन बना दिए, हमें भी अब पता चल रहा है तुम्हारे सामने सॉल्व कर रहा हूँ मैं इस तरह से। अच्छा 21 लाख रुपए मेरा कैश गया ना, माइनस है ना, 23 लाख देना था, 21 लाख में सेटल करा, लायबिलिटी तो पूरी 0 हो गई। अच्छा यहाँ पे इक्वल का है, तो 21 लाख माइनस करेंगे इसमें से, तो 6 और 6 68 66 प्लस 5 लाख प्लस 20 लाख के मेरी बिल्डिंग अभी भी पड़ी है, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन अभी लगेगा। इंश्योरेंस 1800 रुपए, स्टॉक पड़ा है 13 लाख, अब 18 लाख 20 लाख का एसबीआई लोन अभी भी पड़ा है। चलो महेश का काम हो गया चुकता, 23 लाख में से 23 लाख गए, मतलब देनदारी मेरी खत्म हो गई। 10,000 आउटस्टैंडिंग नेट पड़े हुए और मैं इस साल दे दिया, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस दे दिया, और मेरे को प्रॉफिट हो गया, तो कैपिटल मैंने उसकी बढ़ा। एक तरह से ओनर का ना बैंक अकाउंट होता है इसमें, जैसे बैंक अकाउंट हमारा होता है, प्रॉफिट में जैसे बैंक में कुछ भी क्रेडिट होता है प्लस कर देते हैं, तो वैसे ही प्रॉफिट में कुछ भी पैसा फायदा होता है तो उसके अकाउंट में कैपिटल में प्लस कर दिया जाता है, उसने एक तरह से अकाउंट खुला था। और कुछ भी लॉस हो तो माइनस कर देते हैं, जैसे बैंक में से मैसेज आता है ना, इतने अकाउंट टू बी डेबिटेड, इतने अकाउंट इतना पैसा इज क्रेडिटेड, पेटीएम में पैसा माइनस करते हैं, तो एक तरह से सोचो राम का अकाउंट खुला हुआ है इधर, ठीक है। अब नीचे वाले को हम डिलीट ही कर देते हैं, ये हमें नहीं तो दिक्कत देगा। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन चल रहा है ये, इसका अगर मैं मार्क्स लगाऊं तो 40 नंबर का यही क्वेश्चन तुम्हारे को, इसमें से इससे सस्ती मतलब हल्की एंट्री है, ये बहुत ज्यादा टफ है और इसमें सारी एंट्रियां कवर है, इस वजह से ये कराया जा रहा है। अब आ जाओ अगली बात, मैं तुम्हें कह रहा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हम लेंगे, किससे लेंगे भाई? ओनर से। अब उसने ना कैपिटल लगाई हुई है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन हम लिख लेते हैं ओपनिंग कैपिटल है, जब उसने बिजनेस चालू किया था तो कितनी कैपिटल थी, अब तो हम भूल गए, 80 लाख की कैपिटल थी, उसके ऊपर इंटरेस्ट ले लेते हैं, कितना परसेंट है? 6%। 80 लाख का 6% कितना होता है बताओ होगा, वही 480, ठीक है।
ठीक है, मैं 48,000 होगा शायद, 80 लाख में से 6% है ना, 80 लाख का 6%, 4 लाख तो नहीं होगा। ये एंट्री हम स्किप कर देते हैं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। ये 2 एंट्रियां हटाई दो, इंटरेस्ट पर वैसे होएगा क्या, अगर सुन लो, इंटरेस्ट जो भी आएगा वो कैपिटल में तो प्लस हो जाएगा और कैश में प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस उसको फायदा है तो उसका अकाउंट है उसमें प्लस कर देंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करेंगे, अगर देखा जाए तो कैपिटल में लेस कर देंगे और ड्राइंग में से माइनस कर देंगे। किसका आ रहा था, ठीक है, कैपिटल में से माइनस कर देंगे, कैपिटल में से लेस कर देंगे और ड्राइंग में, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है कैपिटल में से माइनस कर देंगे, ठीक है। नहीं सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैपिटल में प्लस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, ड्राइंग के ऊपर मैंने इसने ड्राइंग करी थी 1 लाख, उसके ऊपर मान लो 10% मैंने लगा दी 10,000। अब 10,000 बिजनेस इससे पैसा लेगा तो कैश में तो प्लस करेगा, ठीक है, और इधर भी प्लस ही करेंगे क्योंकि बिजनेस को तो फायदा है ना। तो इसको अभी रहने देते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सोल्ड गुड्स टू सुरेश कॉस्टिंग 5 लाख एट द रेट ऑफ 20% प्रॉफिट ऑन सीपी। ये कॉन्सेप्ट एसपी और सीपी वाला समझाऊंगा, लेकिन मान लो हमने सुरेश को गुड बेचे, पहले किसको बेचे थे, पहले मोहन को बेचे थे। अब यहाँ पे जो गुड्स बेच रहा हूँ ना मैं, ये मैं कैश में बेच रहा हूँ या क्रेडिट पे, यहाँ पे नाम लिखा है इन कैश और बाय कैश तो नहीं लिखा ना, तो ये क्रेडिट पे बेच रहा हूँ। कितने, 5 लाख के गुड्स, 20% प्रॉफिट, 20% इसका कितना हुआ 5 लाख, अगर देखो तो 1 लाख, तो 5 लाख के गुड 6 लाख में बेच रहा हूँ। तो मैं कैश में क्या करूंगा, 18वीं 16वीं कर लो, 16वीं एंट्री है, 16वीं हो गई, फिर 17वीं, 18वीं, 19 और 20, ये पूरा 20 एंट्री होगा गेम। तो हम क्या कर रहे हैं, 16वीं एंट्री। अब बताओ 5 लाख के गुड 20% प्रॉफिट पे, मतलब 1 लाख और महंगे पे बेचे, तो 6 लाख के बेचे, तो कैश तेरे हाथ में कितना बढ़ेगा, 6 लाख। गुड्स कितने के कम होंगे, स्टॉक प्राइस कॉस्ट प्राइस भी होता है, कॉस्ट प्राइस कितना था 5 लाख के गुड्स का। बताओ यहाँ पे एंट्री में डिफेक्ट 1 लाख प्लस और 1 लाख मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। फटाफट खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को, 1 घंटा होने वाला है। हाँ चलो कोई 72 7 प्लस 5 लाख, ठीक है। अगर देखो मैं तुम्हें बाकी टीचर की तरह चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन करा के भेज दूं, कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ जाएगा, लेकिन पेपर में मुश्किल अगर क्वेश्चन आ गया तो अगर मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और साथ में नंबर भी पूरे रहेंगे। हमने सारी एंट्रियां कवर करी, ठीक है। अब आ जाओ अगला, सोल्ड गुड्स हो गया। अच्छा, रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट, टेनेंट से मेरे को पैसा मिला, 17वीं 18वीं एंट्री में एक साथ, ठीक है, 17वीं और 18वीं। अब मेरे को टेनेंट से पैसा मिला है कितना, 10,000, तो सिंपल है, कैश मिला 10,000 और मेरे को, मैंने मान लो रेंट का, उस बिल्डिंग का पोर्शन रेंट पे दिया होगा और 10,000 की मैं काम प्लस कर दूंगा कैपिटल। अब आगे देखते हैं कि क्वेश्चन है तुम्हारी बुक में, रिसीव सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट, तुम्हें पता है 2 महीने का रेंट हम एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लेते हैं, तो 20,000, वैसे उसने टोटल 30,000 दिए, तो 20,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट में भी मैं, कैश तो मेरा इंक्रीज हो गया। अब एक बात बताओ, मेरी कोई देनदारी बढ़ी या नहीं बढ़ी, अब मैंने उससे डिपॉजिट ले लिया, ठीक है, कल अब वो मेरे को जब वो छोड़ के जाएगा तो वो डिपॉजिट, तुम्हें पता होगा रेंट में एग्रीमेंट में होता है, जो डिपॉजिट लेते हैं वो वापस करना होगा। पहले तो मैं देखूंगा कोई मेरी बिल्डिंग को नुकसान तो नहीं किया उसने, जो नुकसान किया होगा वो माइनस करके फिर वापस करते हैं असलियत में, लेकिन मान लेते हैं उसने कोई नुकसान नहीं किया, तो ये मेरे को पैसा तो ले लिया अभी मैंने, लेकिन ये मेरी देनदारी बढ़ा रहा है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट इज देनदारी, देनदारी क्या, अभी पैसा लेके रख लिए, डिपॉजिट है उसमें, लेकिन मेरे को उसको जब वो छोड़ के जाएगा तो उसको पैसा मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम थोड़ी सी जगह बनाते हैं, 0 0 0 0 0 खुद कर लेना, क्लास ऐसे बहुत बड़ी हो जाएगी, अगला दिन ना चले, ठीक है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट में अलग से 20,000 प्लस कर,
ठीक है, तो फटाफट इस अकाउंट को क्लोज करते हैं। टोटल में देख लेना, कोई गलती हुई तो खुद टोटल कर, खुश मत होना बच्चों जैसे सर टोटल 73,08,200, ये तो 5 लाख का, ये 2 लाख 20 लाख, बिल्डिंग 20 लाख की 1800 का 8 लाख का स्टॉक बचा है मेरे पास, ठीक है। एसबीआई लोन तो 18,20,000 पे ही रहा, ठीक है। 10,000 का मेरा आउटस्टैंडिंग रेंट रहा, 10 कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस कितनी थी 10,000। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट भी मेरी एक लायबिलिटी होगी, क्योंकि एंड में जब वो जाएगा तो एज अ डिपॉजिट उसने मेरे पास जमा करा है, जैसे बैंक में डिपॉजिट नहीं जमा कराते तो बैंक के लिए भी वो लायबिलिटी होती है कि वो वापस भी ले सकते हैं वापस। तो ये पूरा हमारा कंप्लीट हुआ। अब हल्की सी 2-3 एंट्रियां रह गई, वो फटाफट 2 एंट्रियां रह गई, वो कंप्लीट करके क्वेश्चन को खत्म करते हैं, ठीक है। बस कर हाँ, तो 2 एंट्रियां रह गई। पहले हम ऊपर लिख लेते हैं हमारा कैश कितना बना है, फर्नीचर 5 लाख का था, ठीक है। बिल्डिंग कितने की थी 20 लाख की पड़ेगी, प्रीपेड इंश्योरेंस 1800 की, स्टॉक मेरा 8,000 का 8 लाख का, देखो 0 में गड़बड़ हो जाए तो गेम बदल जाता है। 18,20,000 ये पड़ा, क्रेडिटर मेरे 0 हो गए थे, आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000 का, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 10,000, सिक्योरिटी डिपॉजिट 20,000, लायबिलिटी है सारी, और कैपिटल मेरी 87 लाख। चलो अब अगला है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कोई बताएगा डेप्रिसिएशन क्या होता था? मैंने फर्नीचर को यूज किया, जब मैं लेके आया था 5 लाख का था, अब वो उतने का तो बिकेगा नहीं, अगर सेकंड हैंड बेचूंगा तो डिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट, तो वो भी मेरा लॉस है। फर्नीचर को यूज कर रहा हूँ ना मैं, तो फर्नीचर में से माइनस होगा 10% है, तो 5 लाख का 10% 50 होता। तो ये एंट्री है मेरी, एंट्री नंबर 19, डेप्रिसिएशन वैल्यू। एक तो यहाँ से लेस होएगा 50,000 और एक कैपिटल में से 50, ठीक है। तो ये तो हुआ 7308 एक और कर लेना प्लस 4,50,000, लास्ट वाली भी कर लेते हैं, खत्म हो गया, बस खत्म हो गई। 1800 प्लस 8 लाख, ठीक है। अच्छा सुनो, ये एंट्रियां खत्म होने वाली है, ये क्वेश्चन कर लिया तो पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन खत्म। अब देखो गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स अगर डिस्ट्रॉय हो गए फायर द्वारा कितने के 10,000, ठीक है। 10,000 के ही करे, मैंने ज्यादा का लॉस इससे देखा नहीं गया, बाकी मैं आग में कूद के मैंने गुड्स को बचा लिया, 10,000 के जल गए, ठीक है। तो और एक बार बताओ, 10,000 के गुड्स जले, 10,000 कैपिटल में से भी माइनस होगा, क्योंकि लॉस में से लॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय ये लॉस तो लूंगा ना, ठीक है। तो बस खत्म, मैं भी थक गया, तुम भी थक गए होगे। अब इसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन तुम्हारा अभी ना दूसरे टाइप के क्वेश्चंस है, उसका छोटा वर्जन नहीं करेंगे, उसका एक क्वेश्चन नहीं, वो 4-5 क्वेश्चन ही, उसको तो मैं करा ही दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये क्लास में तुम्हारा मैंने पूरा एक क्वेश्चन में एक तरह से ये सुपर क्वेश्चन है, सुपर ह्यूमन होता है ना, 10,000 माइनस करेंगे तो 86,090, ठीक है। ये खत्म हो गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में अब ये मैच हो रहा है पता नहीं, वो छोड़ो, तुम्हारे ऊपर है, थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी। अब एक क्वेश्चन में तुम्हें मैंने पूरे चैप्टर को खत्म कर दिया, ये सुपर क्वेश्चन कर लिया तो छोटे मोटे तुम्हारे लिए बाएं हाथ कर दिया, तो ये सुपर क्वेश्चन की क्लास खत्म है। ऐसे ही सुपर क्वेश्चन हुआ करेंगे अब, लेकिन अगली क्लास में सारे एक टाइप 2 रह गया अकाउंटिंग क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में अकाउंटिंग क्वेश्चन खत्म, उसके बाद हम कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस शायद लेंगे, उसके बाद जर्नल में रूल्स वाले ट्रेडिशनल वगैरह जो है ना, कॉन्सेप्ट ट्रेडिशनल और मॉडर्न, हम सीधा मॉडर्न के हिसाब से जर्नल करेंगे, और जर्नल का भी एक क्वेश्चन कराऊंगा, सुपर क्वेश्चन हुआ करेंगे इस क्वेश्चन में, और उसका क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन में पूरी बुक खत्म, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में बाय।